हे गाइस, आई एम साकेत और आज मैं आप लोगों के सामने ये बात करने वाला हूँ कि गेट 21 के पेपर के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए ये नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये सभी को एक बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो गेट 21 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया बहुत सारे स्टूडेंट्स का। उसके पीछे जो रीज़न्स हैं वो एक्चुअली ये समझ लीजिए आपकी ये गेट 21 का जो पेपर है वही आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड है गेट के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो गेट का एग्ज़ाम ये पेपर ऐसा ही होता है, ठीक है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हो चाहे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हो, ये एग्ज़ाम ऐसा ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि इस बार जो गेट 21 में जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लेंदी थे। अगर आप उस क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखते हो तो वो क्वेश्चन आपको सिंपल लगता है ना। और जब आप उस क्वेश्चन को सिंपल देख के सॉल्व करने बैठते हो तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, जिसके कारण आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको सॉल्व करते जाते हैं और सॉल्व होता भी नहीं है, तो वो पैनिक जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा हो जाती है कि हमने इतना सारा टाइम दिया और उसके बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना। क्योंकि मैं ये 2 दिन से यही कर रहा था कि मैं मैक्सिमम लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं लास्ट 2 दिन से सिर्फ स्टूडेंट से फीडबैक ही ले रहा था कि वो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और या क्या उनका माइंडसेट रहा जब एग्ज़ाम दिए। तो मैंने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनसे सभी से यही मिस्टेक हुआ है कि वो लेंदी कैलकुलेशंस में फंस गए और इसकी वजह से कुछ इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के एग्जांपल की बात करता हूँ तो वहाँ पे हमारे पास जैसे सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का जो क्वेश्चन था, जो कि एकदम ईजी क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी कई लोग देख भी नहीं पाए, पढ़ भी नहीं पाए। तो ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो 40 से 45 क्वेश्चंस के आसपास ही करेक्ट सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रिजल्ट तक बिल्कुल वेट कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर कुछ अच्छे रिजल्ट के साथ आपको कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का ज़रूर से वेट करेंगे। और इसके बाद अब आता है नेक्स्ट कि अब ये जो ड्यूरेशन है उसको हमको कैसे पास करना चाहिए, कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, ठीक है। जब आपने गेट 21 दिया, पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो वो मैटर नहीं करता। ये एक जर्नी थी, जिस जर्नी में आपका गेट एक माइलस्टोन था। कुछ लोग इसको अचीव कर लेंगे, कुछ लोग इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग होंगे, जो एक तो या तो सेट रिलैक्स हो जाएंगे कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये गेट हमारे लिए नहीं बना है, इस एग्ज़ाम को हम नहीं क्रैक कर सकते, ये कुछ लोग ऐसा सोच लेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जो गेट 21 के बाद 1-2 दिन का जो टाइम हो चुका है उसके बाद अब आप लोग उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखना चाहोगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी जर्नी को एंजॉय अगर कर रहे हो तो आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचोगे। अगर आप इस जर्नी को ही कंटिन्यू नहीं करोगे तो आप अपने गोल तक कैसे रीच करोगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करो, और ऐसा कुछ स्टूडेंट समझ पाते हैं इसीलिए वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो डिमोरलाइज हो जाते हैं, है ना, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड, है ना। इसके आगे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं हम ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपका गेट 21 का पेपर हुआ, अब अभी आप मोमेंटम में हो, है ना, आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स को ईजिली रिकॉल कर सकते हो। अगर अब अभी आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली याद आ जाएगी, क्योंकि अब आपको वो प्रेशर नहीं है। अब वो जो एग्ज़ाम के 2 दिन 1 हफ्ते पहले का जो प्रेशर था वो प्रेशर नहीं है। अगर आप अब रिकॉल करने बैठोगे तो आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे। मतलब दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। It is easy to sustain now. It is easy to recollect all the concepts now. ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखो कि ये आपको ईजिली प्रिपेयर करा सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब अगर मैं अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में बात करता हूँ तो हमारे पास सबसे सामने जो एग्ज़ाम दिख रहा है ना, वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका आप एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? गेट में तो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन इसके अलावा आपने एप्टीट्यूड पढ़ा है, आपने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरा एडवांटेज जो है कि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चौथा जो आपका फिजिक्स का पार्ट है, और इस फिजिक्स के पार्ट को आप 40 से 45 डेज़ में ईजिली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ बैचेस कहीं कहीं पे डिफरेंट जगह पे चल रहे हैं, आप आराम से उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो।
तो ये 40 से 45 डेज में आप इजीली अपने फिजिक्स वाले पार्ट को कवर कर सकते हो अलॉन्ग विद द साइक्लिक रिवीजन ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट आपने पढ़ा है गेट में, ये तीनों आपको हेल्प करने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एग्जाम इंडिया के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका 40 जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई जाता है। तो कट ऑफ हाई जाता है इसका मतलब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको गेट के कारण आपने प्रिपेयर नहीं किया था और अब आपको समझ में आया कि आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपका गेट एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपको जो मेहनत है वो उनसे ज़्यादा करनी है, मतलब आपका जो मोमेंटम है जो गेट में था वही मोमेंटम आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। सो नेक्स्ट 40 से 45 डेज़ में इसको ईजिली क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे अदर ब्रांचेस के साथ नहीं होता है। ये मोस्टली इस पेपर को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स वाले ही ज़्यादातर देते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि सभी को लगता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जॉब है, बट ऐसा ये वाला जो जॉब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाला, दिस इज़ नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, दिस इज़ फॉर एवरी इंजीनियर और द फिजिक्स स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा एग्ज़ाम होता है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो गेट के थ्रू होता है, तो उसके लिए तो आपको गेट का स्कोर कार्ड चाहिए, तो उसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड एग्ज़ाम जो हमको दिख रहा है कि शायद इसरो का नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि डेट है आपका एक्सपेक्टेड डेट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, शायद अगर इसरो का नोटिफिकेशन आता है। तो इसरो में भी एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो इसरो में वो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपने गेट के लिए प्रिपेयर किया है, सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज। दूसरा, आपको जो कट ऑफ होता है वो लो होता है। कट ऑफ लो होने के पीछे रीज़न है क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के मार्क्स पे बेस्ड होता है, तो इस वजह से इसका जो कट ऑफ है वो लो होता है। कट ऑफ लो कैसे होगा, देखो अब 80 क्वेश्चन आते हैं इसरो में, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आपका जो कट ऑफ है वो 90 से 100 के बीच ही लाई करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यार इतना बड़ा विंडो कहाँ मिलता है किसी एग्जाम में। आप जब गेट के एग्जाम में अपीयर हो रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 65 में आप 55 क्वेश्चन बनाओगे, 60 क्वेश्चन बनाओगे, और कुछ लोग तो ये सोच के आए थे कि हम 60+ बना के आएंगे, फोड़ देंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको इतना बड़ा मार्जिन मिल रहा है कि आप पहले से ये मेंटली प्रिपेयर होके जा सकते हो कि आउट ऑफ 80 यू हैव टू जस्ट सॉल्व 50 करेक्ट क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस को छोड़ देना है, सिर्फ 50 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपका ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे या गेट के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिसके आंसर्स आपको शायद रटे होंगे। ठीक है, तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दिस इज द हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर इसरो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, तो ये आपका इसरो के बारे में हुआ। फिर आप इंटरव्यू के लिए आप सेपरेटली प्रिपेयर करो, उसके लिए कोई बात नहीं है, उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। आप इसरो का इंटरव्यू का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाओगे रिटन एग्जाम में। इसकी प्लानिंग ऐसे हो गई। फिर आपका BARC यानी बार्क का एग्ज़ाम हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन आएगा, है ना। वो एग्ज़ाम आपका जून या जुलाई में या मई में एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी समय हो जाता है। अगर जब भी एग्ज़ाम पोस्ट लेट होता है तब हमेशा उस समय अराउंड एग्ज़ाम होता है, समर के टाइम पे ही एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। वो स्ट्रेट एग्ज़ाम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो आपने गेट में पढ़ा है उसी को ही आपको कंटिन्यू रखना है। आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले, क्योंकि वो जनरली 1 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो और सॉल्व करो, कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते जाना है अपन को। ठीक है, तो वैसा, तो 3 एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, इसरो एंड बार्क। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एग्जाम है, जो कि एक टॉप लेवल एग्जाम है, जो कि EIC है। तो जिनका गेट का पेपर अच्छा गया है ना, जिनको लगता है कि वो अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, वो लोग अपने EIC की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी बट हमारा गेट का पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो लोग भी EIC के लिए जा सकते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड थे। ठीक है, अब वो EIC के लिए जा सकते हैं। उनको क्या करना है, बस अपने जो गेट के नोट्स हैं उसको रिवाइज करते जाना है, और साथ में EIC के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पे आपको एफर्ट डालना है। और उसके लिए भी टाइम जो है वो सफिशिएंट है, 4 मंथ्स का टाइम। जनरली इतना टाइम EIC के लिए भी नहीं मिलता है। EIC का एग्ज़ाम मोस्टली जनवरी में ही हो जाता था प्री का, तो आपको गेट के साथ साथ वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे जो एक्स्ट्रा हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 में और नॉन टेक्निकल सेक्शन। बट नाउ यू डोंट नीड टू प्रिपेयर बिफोर द गेट, जस्ट आप अब स्टार्ट कर सकते हो और आप उस मोमेंटम को जो आपने गेट में बनाया हुआ था उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आप मतलब कि आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूअसली करते रहना है, तभी आप उस फाइनल डेस्टिनेशन तक रीच कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे हिम्मत हार गए तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे।
ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको ये टाइम मिल गया है, सफिशिएंट टाइम, जब आप प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मतलब आपको अब आइडिया हो गया है, आपको पता चल गया कि कितना आपको पढ़ना है, आपको गेट का स्टैंडर्ड पता चल गया, दिस इज़ द स्टैंडर्ड ना, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और जो मोस्टली जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है ना, वो फाइनल ईयर में जाके ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट। कोई लोग अच्छे कॉलेजेस में होते हैं तो कुछ अच्छी कंपनीज आती है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया हुआ, अभी अभी जैसे ही आपको पता चला कि आप एलिजिबल हो, आपने लास्ट 6 मंथ से प्रिपरेशन की है, अब आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए और एक अच्छे लेवल तक रीच कर सकते हो, ताकि जब आपका प्लेसमेंट आए और अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो तो आप प्लेसमेंट के साथ साथ सिर्फ रिवीजन वाले प्रोसेस में रहो, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करते रहना और साथ में प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, बिल्कुल वो बैठ सकते हो। ऑप्शंस अगर आपको मिलते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपका गोल क्लियर नहीं है। जैसे कि मेरा गोल क्लियर था कि मुझे IIT से MTech ही करना है, आई वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर कंपनी, ठीक है। मेरा गोल क्लियर था, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, मैं किसी और एग्जाम में बैठा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गेट में बैठा था फाइनल ईयर में। उसके बाद फिर जब मैं गेट फाइनल ईयर में सक्सेस नहीं हुआ, तब मैंने बार्क में बैठा, फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़ा, मैं कंटिन्यू किया। अभी आप लोग के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आप एप्टीट्यूड और मैथ्स पहले से ही पढ़ते हो, हमारे समय में गेट में ये दोनों भी नहीं होते थे, ठीक है। तो मुझे जब DRDO का एग्ज़ाम देना था तो मैंने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के साथ साथ अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रा की थी, इंग्लिश की प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रा की थी, लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन भी एक्स्ट्रा की थी। तो ये सारी चीज़ों को मैं अलॉन्ग विद द टेक्निकल लेके चला था। तो आपके पास तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो आप क्यों हिम्मत हार रहे हो यार, आप तो मुझसे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो। जिस समय मैं अपने जिस पोजीशन में था और आप उससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो, और आप ज़्यादा बेटर अचीव कर सकते हो जो भी मैंने आज तक अचीव किया है। आप ज़रूर कर सकते हो, ये आपके में वो बात है, जो जितना पोटेंशियल आप सोचते हो कि आप में है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल आप में है एक्चुअली। जितना अपने आप को आप जितना आंकते हो ना, उससे ज़्यादा पोटेंशियल आपके में है। यू आर ब्रेवर देन वॉट यू थिंक, मतलब जितना ज़्यादा आप साहसी समझते हो अपने आप को, जितना ब्रेव समझते हो, उससे बेटर या उससे ज़्यादा ब्रेव हो आप, ठीक है। तो आप कभी भी जो है डीमोरलाइज नहीं होना, आपको ये जर्नी को कंटिन्यूसली करनी है। जब तक आप इस जर्नी में हो तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है, और अलग अलग माइलस्टोन्स आप अचीव करते रहोगे, है ना। हम लोग वेव गाइड में पढ़ते हैं ना कि वेव गाइड जो है वो एक हाई पास फिल्टर है, तो उसकी एक मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हमारा जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितने भी एग्ज़ाम्स आए हम उसको क्लियर कर सके, मतलब कि सारी के सारे जो फ्रीक्वेंसी हैं वो उससे प्रोपोगेट हो सके, मतलब हमारे से वो सारे एग्ज़ाम्स प्रोपोगेट हो सके, मतलब हम सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सके। तो हमारा जो नॉलेज है उसका जो कट ऑफ है वो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स आएंगे, CIL आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स आएंगे जिसके लिए आप प्रिपेयर करोगे तो आप हमेशा रेडी रहोगे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। कभी भी किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना कभी भी सक्सेस नहीं दिलाता। आप अगर किसी भी सक्सेस स्टूडेंट की स्टोरी सुनोगे तो आप देखोगे कि वो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा था। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि किसी नोटिफिकेशन के आने के बाद अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करता है और वो सक्सेस होता है, ठीक है। तो कभी भी नोटिफिकेशन का वेट मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी, हमको नहीं पता। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो सभी लोग ये चीज़ ध्यान देंगे, है ना। और ये जो पूरा जो मैंने बताया है आपके पास जो एग्जाम्स है, मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। अपकमिंग एग्जाम्स है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद आएगा ISRO, उसके बाद आएगा BARC, उसके बाद आएगा EAC, उसके बाद आ सकता है DRDO, उसके बाद आ सकता है CIL। सो यू आर हैविंग मैनी ऑप्शंस नाउ आफ्टर द गेट, ठीक है। और जब आप ये सब एग्जाम्स EAC तक के एग्जाम्स आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद अगर आप गेट के लिए कंटिन्यू करना चाहते हो तो लास्ट के 6 मंथ्स मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप एक बार गेट का प्रिपरेशन कर चुके हो, ठीक है। अगर आपने ये लास्ट ईयर पूरा कंटिन्यूसली बहुत जी जान लगा के मेहनत की थी और किसी जस्ट रीज़न की वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी आप होप लूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप जब 3-4 मंथ्स के बाद जब ये सारी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली रखने के साथ साथ जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखोगे तो आप देखोगे कि आप एक बेटर पोजीशन में हो, आप अपने आप का एक बेटर वर्जन हो, ठीक है। आपके वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक क्लियर नहीं थे वो सब धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे, और जब आप ये प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखोगे और फिर लास्ट के 6 मंथ्स में आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे, ठीक है। तो सभी लोग अपने आप से बोलेंगे, आई टेक एक्शन टुवर्ड्स माई गोल विदाउट फियर,
ठीक है, आपको एक्शन लेना है अपनी गोल की तरफ बिना किसी डर के, क्योंकि अगर आप ये एक्शन लोगे, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराओगे, अगर आप पॉजिटिवली अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आपको डिफरेंट एग्जाम्स के कैटेगरी मिलेगी, गेट टीएससी के सभी के कैटेगरीज मिलेंगे। आप किसी भी कैटेगरी में जाइए और वहाँ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं साकेत 10। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू, सो like the video and share the video with your friends. Thank you.